Hello, I'm Dr. Saurabh Vishwakarma and the topic that I'm teaching you today is formation of urine. So सबसे पहले तो यूरिन होता क्या है? Urine consists of all the nitrogenous waste that are not useful for our body, that are hazardous for our body and जिनको हमें बॉडी से निकाल फेंकना है. ओके सो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि यूरिन है क्या. यूरिन क्या है? वो सारा हमारे बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है. ओके हमारे बॉडी में अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा तो हमारे बॉडी के सेल्स को उसके वजह से होगा डैमेज. सो हमें क्या करना है? हमें इन नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे बॉडी से निकाल फेंकना है और उसे निकाल फेंकने के लिए जो जरिया है, जो मैकेनिज्म है, वही है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ओके सो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि अब यूरिन है क्या. यूरिन का काम क्या है? यूरिन का काम है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ये काम हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन करता है? ये काम हमारे बॉडी में जो ऑर्गन करता है उसे हम बोलते हैं किडनी. सो बेसिक तो आपको अब तक पता है कि किडनी हमारे बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है. सबसे पहला चीज, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज अ नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है आप सबको पता है. मैं आपको एक बेसिक शॉर्टकट में एक बार सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं बस एज अ रिविजन पार्ट कि नेफ्रॉन होता क्या है. एक्चुअली नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, राइट. नेफ्रॉन के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, किडनी में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन. ओके तो सबसे पहले नेफ्रॉन बना कैसे होता है? नेफ्रॉन में जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे मैं बोलता हूँ वुमेन्स कैप्सूल. वुमेन्स कैप्सूल से एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जिसे मैं बोलता हूँ पीसीटी. सो ये जो कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. ओके प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यू होता है एक लंबे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में. ये लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. देखेंगे हम एरो का डायरेक्शन फॉलो करेंगे. हम देखो एरो का डायरेक्शन हम फॉलो करेंगे तो वुमेन्स कैप्सूल से हम इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं और इस पार्ट में आने के बाद हम नीचे जा रहे हैं, राइट. सो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, राइट. फिर यहाँ पर हम एक यू टर्न लेते हैं, एक हेयरपिन टर्न लेते हैं और इस पार्ट को हम बोलते हैं हेयरपिन टर्न ऑफ हेनली, राइट. एंड फिर यहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर असेंड होने लगते हैं, इसीलिए हम इस पार्ट को बोलते हैं द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, राइट. जैसे ही प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल था वैसे ही डिस्टल पार्ट में, बाद वाले पार्ट में भी है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. सो प्रॉक्सिमल पहले वाला जो पार्ट था, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पहले जो कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर था, जो कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था उसे मैं बोलता था पीसीटी एंड बाद में जो कॉइल स्ट्रक्चर है डी फॉर डिस्टेंट, डी फॉर टीसीटी, राइट. सो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल फाइनली किसमें टर्मिनेट होता है? इनटू दिस लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे मैं बोलता हूं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. क्या बोलता हूं इसे मैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, राइट. सो अब तक हमने नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लिया. एक बेसिक रिवीजन हो गया हमारा कि नेफ्रॉन में एक्चुअली होता क्या क्या है. नेफ्रॉन में होता है वुमेन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन में होता है पीसीटी, उसके बाद आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, उसके बाद हेयरपिन टर्न ऑफ हेनली, उसके बाद असेंडिंग लिम्ब होता है, डीसीटी होता है और लास्ट में आता है कन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल, राइट. लेकिन यूरिन फॉर्मेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है ग्लोमेरुलस. अभी ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है वो हम धीरे धीरे आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे स्टडी करते जाएंगे. अब एक्चुअल में ये ग्लोमेरुलस बनता कैसा है हमें सबसे पहले तो वो स्टडी करना है, राइट. सो ग्लोमेरुलस बनता कैसा है? हमारे बॉडी में जो भी हार्ट से ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट करते हैं वो हर एक ऑर्गन के पास जाते हैं. वैसे ही हार्ट से एक ब्लड वेसल है जो ओरिजिनेट हो करके इवेंचुअली हमारे किडनीज के पास पहुंचता है और इसे मैं बोलता हूं रीनल आर्टरी. क्या बोलता हूं? रीनल आर्टरी, राइट. सो हम लोग हमेशा किडनी का डायग्राम बनाते हैं. हम लोग कुछ किडनी का डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं. किडनी का रफ डायग्राम हम जब बनाते हैं तो किडनी का रफ डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनको हम मार्क करते हैं रीनल आर्टरी और इसके पीछे एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ और उसे मैं मार्क करता हूँ रीनल वेन, राइट. सो यहाँ पर होता है रीनल आर्टरी और रीनल वेन. सो ये रीनल आर्टरी आ कहाँ से रहा है? हार्ट से आ रहा है और ये रीनल आर्टरी जा किस में रहा है? हमारे किडनीज में जा रहा है. और हमने अभी पढ़ा कि किडनी के हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन. सो इवेंचुअली हो क्या रहा है? ये रीनल आर्टरी जब किडनी में आ रहा है वो छोटे छोटे ब्रांचेस दे रहा है और छोटे छोटे ब्रांचेस इवेंचुअली जाके क्या बना रहे हैं? एक ब्लड वेसल बना रहे हैं और इस ब्लड वेसल को मैं बोलता हूं इफरेंट आर्टीरियोल. क्या बोलता हूं इसे मैं? इफरेंट आर्टीरियोल, राइट.
सो एफरेंट आर्टेरियोल बना कहां से, ये बन के आया है कहां से, रीनल आर्टरी से बन के आया है। ओके, आगे छोटे छोटे ब्रांचेस देते हैं जिनको मैं बोलता हूं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलता हूं, एफरेंट आर्टेरियोल। अब इसे याद कैसे रखना है, ए फॉर अराइव, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर अराइव और ए फॉर एफरेंट। ओके, सो ये अराइव हो रहा है, कहां पर ये अराइव हो रहा है, ये अराइव होकर कहां पर आ रहा है, हमारे नेफ्रॉन के पास आ रहा है ना। तो ये नेफ्रॉन के पास अराइव कर रहा है, नेफ्रॉन मेरा स्टेशन है जहां पर यूरिन बनने वाला है। ओके, सो ये नेफ्रॉन के पास, ये ट्रेन जो ब्लड वेसल है ये हमारे नेफ्रॉन के पास अराइव कर रहा है, इसीलिए इसे मैं बोलूंगा एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, और वैसे ही मैं क्या देख रहा हूं, अभी आगे जब मैं देखता हूं धीरे धीरे मैं क्या देख रहा हूं, ये ब्लड वेसल जो था, ये मोटा सा ब्लड वेसल आकर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर छोटे छोटे ब्रांचेस दे रहा है। ये मोटा सा बड़ा सा पाइप था, वो छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड कर रहा है, और इसी पाइप लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ग्लोमेरुलस। क्या बोलता हूँ, ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और वो इवेंचुअली बना किससे है, किससे बना है, डिवीजन से बना है। कौन डिवाइड किया है, एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड किया है। समझे, याद कैसे रखना है, जो आने वाला आर्टेरियोल है उसे मैं बोलूंगा ए फॉर अराइव, तो ए फॉर एफरेंट आर्टेरियोल। ओके, ये चीज समझ गया। एफरेंट आर्टेरियोल आया, बोमेन्स कैप्सूल था, एक प्रोटेक्टिव लेयर था, उसके अंदर वो जाकर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, और इन छोटे छोटे ब्रांचेस को, इन कैपिलरीज को, आर्टेरियोल के ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। सो इन कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम से उनको हम बुलाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद मैं आगे क्या देख रहा हूँ, आगे जाके मैं क्या देख रहा हूँ कि ये ग्लोमेरुलस के जो छोटे छोटे कैपिलरीज थे वो आपस से क्या हो गए, सारे के सारे कैपिलरीज कंबाइन हो गए। क्या हो गए, कंबाइन। और कंबाइन होकर के यहाँ पर एक और ब्लड वेसल बना रहे हैं, और इस ब्लड वेसल को मैं बोलता हूँ इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलता हूं मैं, इफरेंट आर्टेरियोल। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था, ए फॉर अराइव, एफरेंट आर्टेरियोल, वैसे ही ये आर्टेरियोल क्या कर रहा है, मेरे नेफ्रॉन से एग्जिट कर रहा है। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट आर्टेरियोल। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ए फॉर एफरेंट अराइव, ई फॉर इफरेंट आर्टेरियोल एग्जिट। समझा ये चीज। सो अब मुझे पता चल गया कि ग्लोमेरुलस बना कैसे। ग्लोमेरुलस क्या है, कुछ नहीं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ओके, और कोई भी कैपिलरी है, हमें पता है कि कैपिलरी जाता है सेल के पास, और कोई भी कैपिलरी जब सेल के पास पहुंचता है तो हर एक ब्लड वेसल का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद द सेल। सो यहाँ पर भी मेरा ग्लोमेरुलस जो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और नेफ्रॉन क्या है, मेरा किडनी का सेल है, यहाँ पर ये दोनों आकर क्या करेंगे, ग्लोमेरुलस का जो कैपिलरीज है और मेरा नेफ्रॉन, ये क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मैटर। और ये एक्सचेंज ऑफ मैटर जब होता है, उसी के प्रोसेस की वजह से इवेंचुअली एट द एंड क्या बनता है, यूरिन। क्या बनता है, यूरिन। सो आपको अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे बनता है, ये चीज समझना बहुत इजी हो जाता है। आई होप कि आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक टिल नाउ। ओके, राइट। सो अब आपको ये चीज अगर समझ गई है, पूरा पाथवे समझ गया है कि पहले मेरा ब्लड कहां पर आएगा, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल से कहां पर आएगा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में से ब्लड क्या होगा, थोड़ा बहुत ब्लड जाएगा, कहां पर जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में, फिर वो पूरा ट्यूब्यूल घूमेगा, पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से लूप ऑफ हेनली में जाएगा, फिर डीसीटी में जाएगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा, और इवेंचुअली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वो कहां पर जाएगा, यूरिन। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो कुछ भी निकलेगा वो इवेंचुअली क्या है, मेरा यूरिन है। और ये यूरिन कहाँ से जाता है, फिर आगे यूरिन कहाँ पे, किडनी से। मुझे अगर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम याद है तो याद करोगे, तो किडनी से यूरिन आता है यूरेटर्स में, यूरेटर से कहां पर जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर से जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में से इवेंचुअली बॉडी के बाहर जाता है, हम एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, समझा। सो यूरिन बन करके, यूरिन किस तरह से बॉडी के अंदर से निकलने वाला है, वो पूरा पाथवे हमने स्टडी कर लिया। तो ये बेसिक आइडियोलॉजी हमें मिल गया कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहाँ होने वाला है, कौन से सेल में होने वाला है, कौन से ऑर्गन होने वाला है, और बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होने वाला है, पूरा पाथवे हमें अभी पता है। अभी हमें डिटेल में पता करना है व्हाट डू वी एग्जैक्टली हैव टू स्टडी नाउ, कि एक्चुअल में नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करता कैसे है, अभी हमें उस डिटेल्स में जाना है। ओके, सो अब बहुत ध्यान देना है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको इनिशियली, लेकिन ध्यान देंगे अगर ये मैकेनिज्म समझा है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में, ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री बताऊंगा, तो ये सब चीजें आप जब समझ जाएंगे, रिलेट कर जाएंगे, तो ये टॉपिक पढ़ना समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे इसे। ओके, ठीक है,
तो सबसे पहले आपको एक फिजिक्स का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी बोल लो आप लोग, दोनों में ये चीजें यूज करती है। एक बेसिक सा फंडा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी कहां से कहां पर मूव होता है, हमेशा वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव होता है। ओके, ये चीज मुझे पता है, बेसिक है मेरा। कि एनर्जी के बारे में बात कर ले तो एनर्जी के टर्म्स में हम बात करेंगे तो एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, जब लिक्विड्स के बारे में हम बात करते हैं तो उसी चीज को हम बोलते हैं कि लिक्विड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, राइट। तो एक बेसिक सा फंडा है ये। अभी यही चीज किडनी भी अप्लाई करता है। ये जो चीज हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, किडनी वो चीज नेचुरली जानता है। ठीक है, कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए उसे एक सिंपल सा फंडा अप्लाई करना है। क्या? एक सिंपल सा फंडा अप्लाई करना है कि कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो लिक्विड है, जो भी ब्लड है, उसको हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मुझे ट्रांसफर करना है। और उसके हेल्प से कैसे बनता है यूरिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है, ओके, राइट। सो सबसे पहले आपको 3 मेजर प्रोसेसेस याद रखने हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जो 3 मैकेनिज्म्स मेरा नेफ्रॉन कर रहा है जिसकी वजह से यूरिन बन रहा है, तो इसमें से जो सबसे पहला मैकेनिज्म है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, उसे मैं बोलता हूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलता हूं उसे मैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो सेकेंड प्रोसेस है उसे मैं बोलता हूं रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलता हूं उसे मैं? रीएब्जॉर्प्शन, राइट। और जो थर्ड प्रोसेस है उसे मैं बोलता हूं सीक्रीशन। क्या बोलता हूं? सीक्रीशन। या तो ज्यादा स्पेसिफिक हम बात करेंगे तो ये सारे हैं ट्यूब्यूल्स, राइट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलीज लूप भी एक ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सारे ट्यूब्यूल्स है, राइट। सो इसको ज्यादा स्पेसिफिकली हम बोलना चाहे ना तो इसे हम सिर्फ सिक्रीशन नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, राइट। सो यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 मेजर स्टेप्स है, जो आपको 3 मेजर प्रोसेसेस है जो आपको पता होने चाहिए। सब जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से ही बोला जाए तो यूरिन बनता है, और बाकी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है। ओके, सो ये 3 मेजर प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद ही एक्सक्रीट होता है यूरिन। सो हर एक स्टेप को हम अब बेसिकली एक डिटेल में पढ़ने जाएंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, और सीक्रीशन का क्या मतलब होता है। ओके, राइट। तो सबसे पहले जो मैंने आपको फंडा बताया फिजिक्स का कि कोई भी लिक्विड है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे फ्लो होता है, राइट। सो ये वाला जो मैकेनिज्म है वो कौन से प्रोसेस में यूज होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में यूज होता है। तो अभी इसका एग्जैक्टली मतलब क्या आता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ इस डायग्राम की हेल्प से कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो ध्यान दोगे तो यहाँ पर मैंने एफरेंट आर्टीरियल, आने वाले आर्टीरियल का जो डायमीटर है वो जानबूझ के मोटा बनाया। क्यों बनाया मोटा? क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, जो डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू द इफरेंट आर्टीरियल। अभी इमेजिन करो ये एक रूम है, राइट। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा है, एक छोटा दरवाजा है। बड़े दरवाजे से बहुत सारे लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं और छोटे दरवाजे से कुछ लोग बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से बड़े दरवाजे से बहुत सारे लोग अंदर आ रहे हैं रूम के अंदर, ठीक है, और छोटे दरवाजे से कुछ लोग जा पा रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या होगा, धीरे धीरे ज्यादा लोग आ रहे हैं रूम में, कम लोग जा रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं, कम लोग जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, रूम में भीड़ बढ़ती जाएगी। अभी इस भीड़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूं तो आप लोग क्या समझते हैं। देखो ग्लोमेरुलस मेरा एक रूम है, ठीक है, ग्लोमेरुलस मेरा ये रूम है। बड़ा दरवाजा कौन है? एफरेंट आर्टीरियल। छोटा दरवाजा कौन है? इफरेंट आर्टीरियल। बहुत सारा ब्लड एफरेंट आर्टीरियल के थ्रू मेरे रूम में, रूम कौन है? ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है, बहुत सारा ब्लड आ रहा है, राइट। लेकिन जा बहुत थोड़ा ही ब्लड रहा है, ठीक है, आ बहुत सारा ब्लड रहा है, जा थोड़ा सा ब्लड रहा है। तो इवेंचुअली उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ज्यादा ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में और थोड़ा थोड़ा करके जाएगा तो इवेंचुअली ग्लोमेरुलस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्या होगा? प्रेशर बढ़ते जाएगा। अब जब यहां पर प्रेशर बढ़ेगा, देखो 2 ही रास्ते हैं अब तक मैंने आपको सिर्फ 2 ही रास्ते बताए, एक आने वाला, एक जाने वाला, राइट। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो मैंने अब तक आपको बताई नहीं है, जो किडनी में है, साइंटिस्ट को पता है, आपको पता है, लेकिन अब तक आपको समझा नहीं है वो चीज, ठीक है। तो एक बड़ा सा दरवाजा है जिसमें से ब्लड आ रहा है, छोटा सा दरवाजा है जिसमें से ब्लड जा रहा है,
और इवेंचुअली क्या होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर अंदर बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ब्लड के अंदर पार्टिकल्स है, जो भी सब्सटेंसेस है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, जो सारी चीजें ब्लड में होती है, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, सारी चीजें जो ब्लड में होती है, वो धीरे धीरे यहाँ पर इवेंचुअली जमा होते जाएंगी, क्योंकि ज्यादा आ रहा है कम जा रहा है, ज्यादा आ रहा है कम जा रहा है, राइट। तो अभी जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, आने के लिए एक ही दरवाजा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ते जाएगा, मेरा ग्लोमेरुलस क्या ट्राई कर रहा है, वो वहां पे जो भी चीजें अटक रही है ना, उनको निकालने का वहां से ट्राई कर रहा है, ठीक है, लेकिन बाहर जाने वाला दरवाजा छोटा है। तो मेरे ग्लोमेरुलस ने क्या किया, एक मैकेनिज्म अडैप्ट किया है, एक मैकेनिज्म डेवलप किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और वो क्या है, यहाँ के कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस क्यों बोलते हैं, खास नाम क्यों दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। अभी इन छेद की खासियत क्या है, जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगता है, ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ने लगता है, उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से मेरे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो सारी चीज है, यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही है, लेकिन इन छोटे छोटे पोर्स से कहां पर आ जाते हैं, वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, ठीक है। अभी वो बोमेन्स कैप्सूल में डायरेक्टली नहीं आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि बोमेन्स कैप्सूल क्या है, इस सेल का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, राइट। तो जैसे हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर थे ना, वैसे इन सेल्स में भी छोटे छोटे गैप्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे 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 गैप्स होते हैं। देखो, दो सेल्स के बीच में मैंने गैप बनाया है, दो सेल्स के बीच में क्या है, गैप है। तो इन गैप्स की वजह से क्या होता है, जो सारा चीज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा था, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके ऊपर पुश लगता है। क्या होता है, पुश लगता है, और वो सारी चीजें धीरे धीरे कहां पर आने लगती है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आने लगती है, राइट। समझा ये चीज, राइट। सो अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ब्लड में से चीजें फिल्टर हो रही है। क्या हो रही है, चीजें फिल्टर हो रही है। क्यों फिल्टर हो रही है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर इनसाइड द कैपिलरीज। और इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलता हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है, हम सिंपल में उसको कैसे समझेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, एक रूम में प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों पे पुश लग रहा है, पुश लग रहा है। ग्लोमेरुलस मेरा रूम है, उसमें चीजें जब एक्यूमुलेट हो रही थी, तो उन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा था, हायर प्रेशर डेवलप हो रहा था ग्लोमेरुलस के अंदर। तो मेरे पार्टिकल्स ने क्या देखा कि ग्लोमेरुलस के अंदर छोटे छोटे पोर्स है ना, छोटे छोटे छेद है। और क्या देखा कि बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पर जो सेल्स है, सेल्स तो है लेकिन उनके बीच में क्या है, गैप्स है। तो उन्होंने क्या ट्राई किया, पार्टिकल्स का प्रेशर की वजह से उनको पुश मिला, और वो सारे पार्टिकल्स ग्लोमेरुलस से निकल करके कहां पर आ गए, इवेंचुअली मेरे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। अब ये भी एक स्पेस है, ये स्पेस कहां पर है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है। तो इसे मैं क्या बोलता हूं, कैप्सुलर स्पेस। क्या बोलता हूं, कैप्सुलर स्पेस, राइट। सो अब क्या हुआ, ग्लोमेरुलस से जितने भी ब्लड में पार्टिकल्स थे, वो धीरे धीरे कहां पर आने लगे, बोमेन्स कैप्सूल के कैप्सुलर स्पेस के अंदर आने लगे, राइट। और इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलता हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके, राइट। सो आपको सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब समझ गया। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स कहां पर आने का ट्राई कर रहे हैं, ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। लेकिन नेचर ने सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखा है कि यहां से यहां पर कौन सा पार्टिकल एग्जैक्टली आ सकता है। ब्लड के सारे पार्टिकल्स नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि ब्लड में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। अभी ब्लड में बहुत सारे पार्टिकल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, बहुत सारे। और ये क्या है, केमिकल्स। और केमिकल्स किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं ना। तो सबका कुछ ना कुछ साइज होता है। अभी यहाँ पर जो पोर्स है, जो छेद है छोटे छोटे, और इन जो सेल्स के बीच में गैप है छोटे छोटे, जहां से ये पार्टिकल्स ग्लोमेरुलस से कैप्सुलर स्पेस में आ रहे थे, अभी इन छोटे छोटे छेदों का जो साइज होता है, उसको मैं अगर कंपेयर करूंगा प्रोटीन से, तो ये मेरे होल्स है जो यहां पर है, और ये मेरा प्रोटीन का साइज है। अब मुझे बताओ, ये प्रोटीन का साइज इसमें जा सकता है क्या,
ये साइज का प्रोटीन इसमें से पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सो ब्लड की सारी चीजें, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ब्लड में जो कुछ है सारी चीजें क्रॉस करके ग्लोमेरुलस से कैप्सुलर स्पेस में आ सकते हैं, एक्सेप्ट वन थिंग, ब्लड में जो प्रोटीन्स है। सो कभी भी हम जब यूरिन करते हैं एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर थोड़ा भी अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिन में नहीं मिलता है अगर मैं लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करूंगा तो। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये जो पोर्स है उनको मेरे प्रोटीन्स क्रॉस ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है। समझे ये चीज आप लोग? राइट। सो अब मैं अगर मेरे ब्लड को कंपेयर करूंगा, ब्लड से ज्यादा मैं एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करूं, ठीक है, ब्लड के बारे में पूरी बात नहीं करेंगे। ब्लड में होता है प्लाज्मा, राइट, आपको पता है जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है ब्लड का, उससे मैं बोलता हूं प्लाज्मा, राइट। तो प्लाज्मा को अगर मैं कंपेयर करूंगा यूरिन फिल्ट्रेट के साथ, किसके साथ? फिल्ट्रेट के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? फिल्ट्रेट के साथ। फिल्ट्रेट क्या है? जो सारा सामान ग्लोमेरुलस से निकल करके कैप्सुलर स्पेस में आया उसे मैं क्या बोलूंगा? फिल्ट्रेट। क्या बोलूंगा? फिल्ट्रेट। अगर मैं प्लाज्मा और फिल्ट्रेट को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, सो मैं क्या देखता हूं? प्लाज्मा के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है क्योंकि ये कहां पर है? ब्लड में है। लेकिन यूरिन के बनाने फॉर्मेशन में जो फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें एक चीज एब्सेंट है। क्या चीज एब्सेंट है? क्या चीज एब्सेंट है? प्रोटीन्स। क्या चीज एब्सेंट है? प्रोटीन्स। सो मैं अगर बोलूं प्लाज्मा क्या होता है, अगर यहां पर कंपेयर करके देखूं प्लाज्मा एक्चुअली में है क्या? प्लाज्मा किससे बना है? फिल्ट्रेट और प्रोटीन्स को कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्लाज्मा। इक्वेशन का सिंपल सा रूल पता है आपको, अगर इस साइड इक्वल साइन के ये पॉजिटिव है, उस साइड जाऊंगा तो पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। सो मैं क्या बोल सकता हूं? फिल्ट्रेट क्या है? फिल्ट्रेट इज नथिंग बट प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स। प्लाज्मा में से अगर मैं प्रोटीन्स को निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? फिल्ट्रेट। क्या मिल जाएगा? फिल्ट्रेट। क्या मिल जाएगा? फिल्ट्रेट। ओके। सो अब मुझे पता चल गया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से एक्चुअल में यूरिन नहीं बन रहा है अभी तक। अभी तक क्या मिला है मुझे? सिर्फ यूरिन का एक फिल्ट्रेट मिला है। क्या मिला है? फिल्ट्रेट, ठीक है। और ये फिल्ट्रेट बनाने का जो रेट है इसी को मैं और कुछ नहीं बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं GFR। क्या बोलता हूं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो GFR क्या है? GFR और कुछ नहीं है, GFR मतलब मेरा जो नेफ्रॉन है वो किस रेट पर मिनट ब्लड में से कितना फिल्ट्रेट बना रहा है, ठीक है, ब्लड में से कितना फिल्ट्रेट बना रहा है पर मिनट, उसी चीज को मैं क्या बोलता हूं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, GFR इन शॉर्ट। ओके, राइट, समझा इतना चीज आप लोगों को? सो अब तक हमने फर्स्ट स्टेप डिस्कस कर लिया कि प्रेशर की वजह से जो रूम में ग्लोमेरुलस में प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? यहां से पार्टिकल्स आ रहे हैं यहां पर कैप्सुलर स्पेस में, और कैप्सुलर स्पेस में आने के बाद उसे मैं अब क्या बोलूंगा? फिल्ट्रेट। क्या बोलूंगा? फिल्ट्रेट, राइट, फिल्ट्रेट बन गया। अभी आगे देखो पूरा रास्ता साफ है। वुमेन्स कैप्सूल के बाद ट्यूब एक ही चीज में ओपन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? ओपन हो रहा है PCT। PCT के बाद जो फिल्ट्रेट है उसे कहां पर जाना है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, फिर हेनलीज हेयरपिन में, फिर उसके बाद असेंडिंग लिम्ब में, फिर DCT में, और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूं, देखो एक इन सिंपल सा, अभी मैंने आपको ये दोनों स्टेप्स आपको नहीं बताया, इनका इंपॉर्टेंस मैं अभी बताऊंगा थोड़ा टाइम बाद आपको, ठीक है। अगर मैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये एक स्टेप करता हूं, ठीक है, सो मैं क्या देखता हूं? GFR जो मैंने आपको बताया, ठीक है, पर ml मेरा कितना फिल्ट्रेट बन रहा है। सो पर ml कितना फिल्ट्रेट बन रहा है? अबाउट 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है पर मिनट। कितना बन रहा है? पर मिनट, राइट। और इसको मैं अगर 24 आवर्स में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, मतलब 1 डे में कन्वर्ट करता हूं, तो पर डे में मेरा अराउंड 180 लीटर्स ऑफ यूरिन बनना चाहिए। कितना यूरिन बनना चाहिए 24 आवर्स में? 180 लीटर्स ऑफ यूरिन बनना चाहिए। अभी हमारे बॉडी में हमें पता है कि मेरे बॉडी में हार्ट ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर्स। कितना? 5 लीटर्स। हमारे बॉडी में कितना ब्लड है टोटल? 5 लीटर्स। अगर 5 लीटर्स ब्लड यहाँ पर आ रहा है और मेरा किडनी 180 लीटर्स पर डे यूरिन बनाएगा तो आदमी मर जाएगा, राइट, क्योंकि 180 लीटर्स ऑफ वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है, यूरिन निकलने का मतलब ये है, राइट। सो इतना सारा पानी एक्चुअल में हमारे बॉडी से नहीं जा रहा है। अभी ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया उस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे
125 ml पर मिनट यूरिन बनना चाहिए, राइट, फिल्ट्रेट बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना पर डे कितना हो जाएगा फिल्ट्रेट, 180 लीटर्स हो जाएगा। तो 180 लीटर्स ऑफ यूरिन हम लोग करनी चाहिए पर डे, लेकिन 24 आवर्स में। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। एक्चुअल में हम सिर्फ कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं पर डे? 1 to 1.5 लीटर। कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं? एक एवरेज नॉर्मल पर्सन की बात करेंगे तो 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करते हैं पर डे। बन कितना आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से? 180। एक्सक्रीट कर रहे हैं 1 to 1.5 लीटर्स। तो बाकी का कहाँ जा रहा है? बाकी का 179 लीटर्स कहाँ जा रहा है? यस, वो क्यों नहीं आ रहा है? बॉडी से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ वेरी टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो है रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन, यही दो प्रोसेसेस है जिनके वजह से बनना चाहिए था 180 लीटर्स पर डे यूरिन, लेकिन सिर्फ बन रहा है 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। क्योंकि इतना सारा बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट करना कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए फिजिबल नहीं है। इतना सारा बॉडी पानी इतना सारा मिलना चाहिए पहली बात तो, फिर किडनी को उतना काम करना पड़ेगा और फिर इतना सारा यूरिन एक्सक्रीट करना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट फिजिबल बाय नेचर, राइट। सो हमारे बॉडी ने यूरिन फॉर्मेशन के लिए इसके लिए 3 मेजर प्रोसेसेस रखे हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कितना बनना चाहिए? 180 लीटर्स पर डे बन रहा है। बॉडी से कितना यूरिन आ रहा है? सिर्फ 1 to 1.5 लीटर्स। तो बाकी का कहाँ जा रहा है अभी मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप समझ गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसकी वजह से आ गया यहाँ पर फिल्ट्रेट। अभी फिल्ट्रेट कहाँ पर जाएगा? पीसीटी में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? पीसीटी में जाएगा, ठीक है। फिर लूप ऑफ एनली, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाहर क्या जा रहा है एक्चुअल में? यूरिन। कौन सा यूरिन? ये 1 to 1.5 लीटर्स वाला यूरिन जो है वो जा रहा है, ठीक है। ये एक नेफ्रॉन में नहीं हो रहा है, हमारे किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। हर एक नेफ्रॉन में थोड़ा थोड़ा यूरिन बन के इवेंचुअली हमारे बॉडी से टोटल 1 to 1.5 लीटर्स यूरिन जा रहा है, ठीक है। ये एक नेफ्रॉन नहीं बना रहा है 1 to 1.5 लीटर्स, ये हमारे टोटल बॉडी के जितने भी नेफ्रॉन्स हैं सबका कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अभी बाकी के दो जो स्टेप्स है वो एक्चुअल में है क्या, उनका काम क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से यूरिन बन रहा होता तो वो तो बन गया था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया था, लेकिन नहीं, अभी बाकी दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स का काम क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको एक सिंपल सा फंडा समझना है कि रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन एक्चुअल में क्या है, दे आर अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या? दे आर अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है कि कोई भी चीज का अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं तो दो तरीकों से वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक बाय यूजिंग एनर्जी और दूसरा पैसिवली। तो इसके लिए मैं दो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको बेसिक में बता देता हूं। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी सब्सटेंस को मैं एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूं, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए मुझे क्या लग रहा है? एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह पे तो जा रहा है, लेकिन एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या उसको मूव करने के लिए? नहीं। तो एक्टिव या पैसिव, मेरा नेफ्रॉन दोनों तरीके से एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रीशन कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉलिक्यूल है उसे जो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो दोनों तरीके के ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको पहला बेसिक फंडा इतना पता होना चाहिए कि दो तरीके के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। अभी रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, देखो बनना चाहिए था 180 लीटर्स पर डे, बन कितना है? 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। बाकी का कहाँ गया? बाकी का क्या हो गया? रीएब्जॉर्ब। क्या हो गया? बाकी का क्या हो गया? रीएब्जॉर्ब। बाकी का रीएब्जॉर्ब कहाँ पर हो रहा है? यहाँ से कैप्सुलर स्पेस से जब फिल्ट्रेट आने लगता है आगे तो वो कहाँ पर आता है? पीसीटी में आता है। सबसे पहले कहाँ पर आता है? पीसीटी में आता है। और पीसीटी का काम क्या है? पीसीटी में कुछ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्स होते हैं, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेना, राइट। वैसे ही यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर कुछ क्यूबॉइडल कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स का काम क्या है? इन सेल्स का भी काम क्या करना है? एब्जॉर्ब कर लेना है। क्या कर लेना है? एब्जॉर्ब। लेकिन ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ये उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे जो हमारा बॉडी को रिक्वायर्ड है, बाहर नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, हमने खाना खाया, राइट, खाना एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, ब्लड मेरा हार्ट में गया, हार्ट से हर बॉडी के सेल के पास जा रहा है, राइट। वैसे ही वो कहां पर आएगा? एफरेंट आर्टिक्यूल से ग्लोमेरुलस के पास भी आएगा। साइज छोटा है, होल्स को क्रॉस करेगा, कहां पर आ जाएगा? कैप्सुलर स्पेस में, फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाएगा, आगे आ जाएगा पीसीटी में। लेकिन ग्लूकोज मैंने खाया, क्यों खाया? क्योंकि मेरे सेल्स को चाहिए एनर्जी। लेकिन यहाँ पर मेरा नेफ्रॉन क्या कर रहा है? देखो फिल्ट्रेट बन गया,
अभी अगर मैं इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करूंगा वापस से, तो क्या होगा, ये ऐसे पाथ से जा जाके इवेंचुअली यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएगा। यूरिन कहाँ पर, ग्लूकोज कहाँ पर चला गया, यूरिन में चला गया। खाना खाया, एब्जॉर्ब किया बॉडी में मेहनत से, लेकिन ग्लूकोज कहाँ चला गया, यूरिन में चला गया। फायदा हुआ क्या, मेरा बॉडी यूटिलाइज कर पाया क्या, ग्लूकोज को नहीं यूटिलाइज कर पाया, राइट। सो ये जो ग्लूकोज है जो मेरा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर है, ये मेरे बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए भले ही वो फिल्ट्रेट के साथ आ गया है कैप्सुलर स्पेस में, लेकिन अब वो पूरा पाथ ट्रैवल करके यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसका क्या होना चाहिए, वापस से एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए। पहले कहां पर हुआ था एब्जॉर्प्शन, पहले कहां पर हुआ था, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी कहां पर हो रहा है, मेरे नेफ्रॉन के अंदर। तो उसका क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बॉडी के सेल्स को रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोथ, राइट, फॉर एनर्जी। सो क्या होगा, ग्लूकोज और जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, आयंस, जो कुछ चीजें हैं जो मेरे बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जानी चाहिए बट गलती से यहां पर आ गई हैं, उन सबको क्या कर लेगा, ये पीसीटी वापस से रीएब्जॉर्ब, क्या कर लेगा, वापस से रीएब्जॉर्ब। अभी रीएब्जॉर्ब हो गया तो मतलब ये कहां पर आ रहा है, वापस से ब्लड में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, वापस से ब्लड में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, वापस से ब्लड में आ जाएगा, राइट। और ब्लड से वापस से कहां पर आ गया, बॉडी में आ गया, है ना। सो हुआ क्या, देखो, जो कुछ ट्यूब्यूल में बचेगा वो यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा। जो कुछ, एरो देखो ध्यान से, एरो कहां पर बना रहा हूं मैं, ट्यूब्यूल से दूर बना रहा हूं ना, ट्यूब्यूल से दूर बना रहा हूं, मतलब वो दूर कहां पर जा रहा है, वापस से बॉडी में जा रहा है, ब्लड वेसल में जा रहा है। और ब्लड वेसल में के थ्रू कहां पर जाएगा, वापस से बॉडी में चला जाएगा। समझा ये चीज, राइट। सो ग्लूकोज या तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयंस, जो सारी चीजें रिक्वायर्ड है जो मेरे बॉडी से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वापस से रीएब्सॉर्ब। इसके वजह से क्या हुआ, देखो यहाँ पर आया था बहुत सारे पार्टिकल्स, यहाँ पर आए थे बहुत सारे पार्टिकल्स, तो जाने चाहिए थे बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर, अराउंड 180 लीटर्स पर डे। इतने पार्टिकल्स, इतने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स बाहर जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, यहाँ से आने के बाद ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, जो कुछ बॉडी को रिक्वायर्ड था वापस से उसने क्या कर लिया, रीएब्सॉर्ब। क्या कर लिया, रीएब्सॉर्ब। यहाँ पर जो कुछ आया था उसमें से अभी देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और यही चीज होती है हर एक नेफ्रॉन में। तो इवेंचुअली क्या होता है, 180 लीटर्स पर डे जाना चाहिए था क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस बाहर, लेकिन सिर्फ जाता कितना है, 1 to 1.5 लीटर्स, बिकॉज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कॉल्ड एज रीएब्सॉर्प्शन। सो रीएब्सॉर्प्शन क्या है, कुछ नहीं, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर से उसे मैं, उस पार्टिकल को मैं कहां पर ट्रांसफर कर रहा हूं, ब्लड में। सो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। दोनों तरीके से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन हो सकता है, पैसिव रीएब्सॉर्प्शन हो सकता है। रीएब्सॉर्प्शन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो इट कैन बी एक्टिव या तो इट कैन बी पैसिव। अभी एक्टिवली कौन से सब्सटेंसेस रीएब्सॉर्ब हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करने के लिए हमें क्या लगता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता है, एनर्जी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन को एनर्जी यूज करना पड़ता है ताकि वो ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब कर सके। इसके लिए ग्लूकोज का क्या होता है, एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सो इसी तरह से जो भी यहाँ पर सब्सटेंसेस आए थे, राइट, बहुत सारा फिल्ट्रेट आया था, वो आगे आगे पास होके यूरिन से बाहर जाने वाले थे, लेकिन मेरे नेफ्रॉन ने क्या किया, समझदारी दिखाया ना। नेफ्रॉन ने क्या किया, जो कुछ चाहिए था बॉडी में वो सब क्या कर लिया, वापस से रीएब्सॉर्ब। क्या कर लिया, रीएब्सॉर्ब। बाहर जाने दिया क्या, यूरिन में नहीं, ठीक है। तो वापस से सारी की सारी चीजें कहां पर आ जाती है, ब्लड में। ब्लड में मतलब बॉडी में आ जाती है। और जो सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, जो सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि कभी कभी हमारे बॉडी में पीएच बढ़ जाता है, पीएच बढ़ जाता है, उसका मतलब क्या हो गया है, पीएच कम हो जाता है, उसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में H+ का लेवल बढ़ गया है ना, एसिडिटी बढ़ गया है हमारे बॉडी में, H+ बढ़ गया है, पीएच कम हो गया है, वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, राइट। तो अब जब ब्लड के अंदर H+ आयंस ज्यादा हो गए हैं, मतलब मेरे बॉडी में अगर H+ आयंस रहेंगे तो मेरे बॉडी को होगा डैमेज, सेल्स को होगा डैमेज। तो अब मेरा किडनी क्या करेगा, किडनी फिल्टर जो रिक्वायर्ड है उसको रखेगा वापस, जो नहीं चाहिए उसको बॉडी से बाहर फेंक देगा। H+ चाहिए क्या यहाँ पर मेरे बॉडी को, नहीं, तो H+ को किडनी क्या करेगा, बॉडी से बाहर फेंक देगा। H+ को क्या करेगा, बॉडी से बाहर फेंक देगा। H+ को क्या कर रहा है, वो बॉडी से बाहर फेंक रहा है, ठीक है। सो बॉडी से अब मेरा H+ कहां पर आ गया, नेफ्रॉन के अंदर, है ना,
ब्लड से कहां पर आ गया, नेफ्रॉन के अंदर, एक जगह से दूसरे जगह पे आ गया, क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, है ना। सो एक्टिव हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पर H+ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन अब देखो ये डायरेक्शन देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले क्या हुआ था, रीएब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल रिक्वायर्ड था वो नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब होकर के कहां पर गया, ब्लड में, मतलब बॉडी में, है ना। यहाँ पर डायरेक्शन देखो, बॉडी से यानी ब्लड से कहां पर आ रहा है, डीसीटी में आ रहा है, ठीक है, डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ रहा है। यहाँ से कहां पर जाएगा, ट्यूब्यूल के थ्रू यूरिन में बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये बॉडी के अंदर आ रहा था, ये बॉडी के बाहर जा रहा है विद द हेल्प थ्रू यूरिन, है ना, थ्रू यूरिन। ऑपोजिट डायरेक्शन है। जब ये बॉडी के अंदर आ रहा था उसे मैं बोल रहा था कि वो रीएब्सॉर्ब हो रहा है। जब बॉडी के बाहर जा रहा है, बॉडी के बाहर जा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बॉडी उसे बाहर फेंक दे रहा है। क्या कर रहा है, बाहर फेंक दे रहा है, किसके हेल्प से, ट्यूब्यूल्स के हेल्प से। तो इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब थ्रो करना, राइट। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्या बोलता हूँ इसे मैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन, राइट। सो हमारे बॉडी में जो सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो मेरा नेफ्रॉन कर लेगा रीएब्सॉर्ब। जो नहीं रिक्वायर्ड है उसे क्या कर देगा, ट्यूबुलर से, ट्यूब्यूल्स के हेल्प से सिक्रीट कर देगा बाहर, पीएच वगैरह मेंटेन करने के लिए, राइट। और इन तीनों चीज प्रोसेसेस होने के बाद इवेंचुअली इस पार्ट के अंदर जो कुछ फिल्ट्रेट बचता है उसमें मेजॉरिटी क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और यूरिन का मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया था कि यूरिन का मतलब क्या है, यूरिन का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट था उसे बाहर फेंकना है, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई, इंपॉर्टेंट चीजें रीअब्सॉर्ब, जो नहीं इंपॉर्टेंट थी वो सिक्रीट हो गई, यूरिन के थ्रू सब बाहर आएंगी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट ही हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते। नाइट्रोजनस वेस्ट मेजॉरिटी चीजें होती है जो हमारे बॉडी को हार्मफुल है और उनको बाहर एक्सक्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ यूरिन। लेकिन उसके अलावा दूसरी चीजें भी जैसे H+ आयंस वगैरह भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होती है फ्रॉम यूरिन। और ये जो एंटायर प्रोसेस था इसी को मैं बोलता हूँ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ से अब जो कुछ बाहर जाएगा उसे मैं क्या बोलूंगा, यूरिन। वाटर रहता है उसमें, H+ आयंस होते हैं, कुछ बहुत सोडियम क्लोराइड होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं कुछ जो बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, या तो बॉडी में एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, बॉडी रख नहीं सकता उसे, तो क्या करेगा, एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी क्या है यूरिन के अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट। सो इस तरह से बनता है यूरिन। सो यूरिन फॉर्मेशन ये टॉपिक मैंने इसमें कवर कर लिया है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि इन तीनों चीजों की वजह से ही होता है मेरा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसमें से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ब्लड में से जो कुछ है उसे मेरे नेफ्रॉन के अंदर लाना है। वो कैसे होता है मैंने आपको बताया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो रहा है, बाहर जाना चाहिए था 180 लीटर्स ऑफ यूरिन, मतलब बॉडी से सब कुछ बाहर जा रहा है, सब बाहर जाएगा तो कुछ अंदर बचेगा ही नहीं, आदमी मर जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीजें रीअब्सॉर्ब करनी पड़ेंगी, राइट। और फिर जो भी हजार्डस चीजें हैं जो ब्लड में है, एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ से नहीं निकल पाई है, यहाँ से निकल कर नहीं जा पाई है, फिर भी अभी तक ब्लड में ज्यादा है, तो ब्लड क्या करेगा, उसको ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्सक्रीट कर देगा, सिक्रीट कर देगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ये तीनों स्टेप्स होने के बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो कुछ निकलता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, यूरिन। क्या बोलता हूँ, यूरिन। और इस यूरिन का आगे क्या होगा मैंने आपको बताया कि ये जो यूरिन बना, ये मेरा किडनी था, राइट। यहाँ पर है यूरेटर, यहाँ पर आएगा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर होता है यूरेथ्रा, इसमें होते हैं मेरे नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं मेरे नेफ्रॉन्स, ये मेरा एक नेफ्रॉन बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, ठीक है। इस तरह से होते हैं मेरे नेफ्रॉन्स यहाँ पर, राइट। ये हो गया मेरे नेफ्रॉन्स। अभी नेफ्रॉन्स में से ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आकर कंबाइन होंगे। यहाँ पर होता है कॉर्टेक्स, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इवेंचुअली यूरिन कहाँ पर आएगा, फिर मेडुला में, मेडुला से कहाँ पर आएगा, पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर। कितना यूरिन बनता है दिन में, अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स। बनना कितना चाहिए था, 180 लीटर्स पर डे, लेकिन इतना क्यों नहीं बन रहा है, बिकॉज ऑफ 2 मेजर स्टेप्स दैट आर कॉल्ड एज रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो इसके साथ हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप दैट आई हैव मेड दिस टॉपिक वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।